हेलो जी, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और इसके साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इस चीज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं आपसे सबसे पहले बताऊंगा, अगर किसी को टॉपिक क्लियर है तो वो आखिर में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो शुरू से बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और फिर उसके बाद बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हवाले से हमने पहले भी कुछ बात की थी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब क्या बात करने आए हैं फिर से यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ड्राइव कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला। यूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने से आता है। अब एक बात याद ये रखनी है आपने कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बॉडी की स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो बात करें, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो एट दैट टाइम उस बॉडी की स्पीड भी तो कांस्टेंट होगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड विल कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपके पास दो तरह से हैं। अब उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स अगर सेम रहेगा तो इट्स मीन एट दैट टाइम स्पीड विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर भी तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। बात करना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। मान ले कोई बॉडी है फिक्स स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। इट्स मीन कि इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट हियर। इफ द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट देन स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। ये कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो मींस स्पीड कांस्टेंट होगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है। एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन इज चेंजेस, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज चेंज। तो क्या बात होती है, ये हम लिख सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चीज़ देखी गई है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये चीज़ देखी गई है कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। वाइल वाइल व्हाट? वेलोसिटी इज चेंजेस कंटिन्यूसली। वेलोसिटी इज चेंजेस कंटिन्यूसली। वेलोसिटी चेंज रहती है मुसलसल। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। बट वो एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से काज हो, दैट इज द एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा बच्चों? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए, चेंज आने से आ जाए, तो वो होता है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, इसका नाम है। पहले पढ़ के आए ना एक्सेलरेशन की सारी टाइप्स, अगर आपने देखी हो तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे इसके अलावा भी एक और एक्सेलरेशन होता है जो कि बॉडी की सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी की चेंज होने से होता है। अब लीनियर वेलोसिटी की चेंज मैग्नीट्यूड में चेंज आने से आता है और डायरेक्शन में भी चेंज आने से आता है। तो वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के भी चेंज आने से आता है, लेकिन शुरू में देखो ना, एकदम तो यूनिफॉर्म मोशन में एकदम तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो जाती है, कुछ टाइम बाद होता है। आपका घर का पंखा ले लो, घर के पंखे में क्या होता है, शुरू शुरू में पंखा आहिस्ता घूमता है, मीन्स एट दैट टाइम उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, बाद में हो जाता है कांस्टेंट। क्योंकि बाद में वो फिक्स स्पीड गेन करता है और उस फिक्स स्पीड से घूमता रहता है, तो बाद में तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो एट दैट टाइम कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन शुरू में जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि शुरू में आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, तो एट दैट टाइम टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विल बी देयर। दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे वहां पे। एक तरह का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कौन सा होगा? आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और दूसरे तरह का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ये हमने वहां पे बात कर रखी है। अब बात करते हैं वो एक्सेलरेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने से काज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो द एक्सेलरेशन क्या होगा? द एक्सेलरेशन which is causes due to change in what? Change in direction of velocity is called direction of velocity। ये क्या होगा, क्या कहलाएगा? बोलो भैया। इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलते नहीं हो तो हम कैसे समझाएं आपको? समझाना मस्ट है सर, आप समझा के ही रहेंगे। विदाउट समझाए हम जहाँ से जाएंगे भी नहीं।
समझाना तो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं समझाऊँगा, आप समझेंगे, एट द एंड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो स्किप मत करना, एट द एंड तक रहेंगे जितना आपका फ़ायदा रहेगा, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँगी आपको। बात कहने का मतलब ये है कि सेंटीमीटर इलस्ट्रेशन की समझ आ गई। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएँगे ही जाएँगे, लेकिन डेरिवेशंस को हमने करना ही करना है। यहाँ पे सिर्फ हम ये बताने नहीं आए कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए वेलोसिटी की, तो तभी ये एक्सेलरेशन आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। ऐसी बात नहीं करेंगे, बल्कि ड्राइव भी करके जाएँगे। तो इसके लिए डेरिवेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम एक पार्टिकल, एक बॉडी कंसीडर करेंगे जो इस सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी। तो वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ज़रा डायग्राम बदल लेते हैं, जो आपके बुक की डायग्राम है उसके मुताबिक करते हैं। ये डायग्राम वैसे तो समझने में समझ सकते हैं, लेकिन बुक वाले डायग्राम नहीं है। फिर बोलेंगे सर पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बुक की चीज़ों में तो होनी चाहिए। हाँ जी, बुक की चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर हमने ऊपर फेडरल बोर्ड की बुक की लोगो ही क्यों लगाया, थंबनेल ही क्यों बनाया आपने ऐसा करके? तो व्यूज़ के लिए सर, व्यूज़ का मकसद नहीं है हमारा, सिर्फ मकसद होता है ताकि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। तो बात करते हैं जी बुक वाले डायग्राम से। बुक की डायग्राम कुछ इस तरह से है, सर्कल तो ठीक बन जाए, हाँ लगभग बना देते हैं। तो हम इसके लिए कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल को, एक बॉडी को, दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस। यानी कि एक बॉडी है, इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो क्या ये बातें करने कोई गलत बात है क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? कंसीडर 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 अ पार्टिकल, या बॉडी भी बोल सकते हैं, दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r, जो r रेडियस है उसमें मूव कर रहा है। देयर मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस क्या है? हैविंग रेडियस r। सही है। तो अब यहाँ पे हमने लेट करना है खुद से कि मान ले लेट टाइम टी आई पे, और इसका जो सेंटर है वो ओ है। सेंटर क्या है? ओ है। हम यहाँ पे लेट भी करेंगे, तो लेट द पार्टिकल, पार्टिकल कहाँ पे? पार्टिकल एट टी आई, इनिशियल टाइम टी आई एट, लेट द पार्टिकल एट टाइम टी आई, एट टाइम टी आई, टाइम टी आई हो रहा था वो कहाँ पे? इज एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे है। जब टाइम टी आई हो रहा था तो ये पॉइंट ए पे है। एंड एट टाइम टी एफ, एंड एट टाइम टी एफ इज एट पॉइंट, कहाँ पे है टी एफ में? पॉइंट बी। ये बी पे चला गया, यानी कि थोड़ा टाइम के गुजरने के बाद इसने क्या किए? अपनी जगह चेंज कर दी। सही है सर, सही है सर, सही है सर। लेकिन जगह चेंज की है ये बात तो की है, वेलोसिटी चेंज हुई है ये बात नहीं की सर आपने। हाँ वेलोसिटी लाजमन चेंज हुई है, क्योंकि सर्कल में मूव करते वक्त पार्टिकल की हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो वेलोसिटी भी तो चेंज होनी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए, वो क्या है? द velocities of particle is vi and vf at point a and b respectively, point a and b, यानी कि a और b में ये तरतीब से ये वेलोसिटीज है। वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल इज vi एंड vf। वेलोसिटी की, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है vi है और vf है। कहाँ पे? वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होके इस डायरेक्शन में होने जा रही है, इसमें इस डायरेक्शन में होने जा रही है। तो वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल इज वी आई है एट एंड वी एफ है एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तरतीब से। ठीक है, यहाँ रिस्पेक्टिवली का ये मतलब नहीं कि हम इनको बहुत इज्जत दे रहे हैं, यानी कि तरतीब से, यानी कि वी आई का नाम पहले लिया है तो वो पॉइंट ए पे होगी, वी एफ का नाम बाद में लिया है तो वो पॉइंट बी पे होगी। इस तरह की चीज़ को कहते हैं रिस्पेक्टिवली। सही, ये बात समझ आ रही है? ये बात हो गई जी।
अब इस सर्कल का सेंटर तो क्या रहा था, वी ओ रहा था, और इसका रेडियस जो है यहाँ पे आर आई है एंड ये आर एफ है, जो रेडियस भी तो इनका होना है, तो रेडियस है जी आर एफ। रेडियस ऑफ सर्कल की बात करो आर आई एंड आर एफ, ये बात आप लिख सकते हो इसमें लिखने को, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा नोट इतनी बड़ी जगह नहीं रहती आपके क्वेश्चन पेपर में, तो फिर इस चीज़ को लिखना बेमकसद है, थोड़ी ही चीज़ें लिखी, थोड़ी बातें लिखें, अदरवाइज जो डेरिवेशन में जो बात लिखोगे, जो चीज़ ड्राइव करोगे, वही सब कुछ बता रही होती है इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की हर बात के बारे में। तो आप डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस रखें, ना कि ज़्यादा इंग्लिश लिखने में। सर आप फिर क्यों लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ही लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिख देता हूँ, ठीक है जी, आप भी थोड़ा ही लिख लें अगर लिखना हो तो, बाकी बातें हम ज़बानी कलामी भी कर सकते हैं। अब ये बात तो हमें समझ आ गई, एक बॉडी की पार्टिकल वी आई है, एक वी आई है और वी एफ है, तो इनका ये चेंज इन रेडियस कहो या चेंज इन आर्क कहो, वो क्या रहेगा आपके पास, डेल आर रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ मूव करते हुए कुछ चेंज आया होगा, चेंज इन रेडियस वो क्या होगा, डेल आर। अब इसको चेंज इन रेडियस कहो या आर्क कहो, यानी कि चेंज इन आर्क है या रेडियस, चेंज इन आर्क आर रेडियस, तो देट इज आपके बुक में डेल आर कहा है, बाज बुक में डेल एस भी कहते हैं, जो आर्क को ए भी लेते हैं उसको डेल एस भी बोलते हैं, या क्या कहते हैं, डेल एस। सही है सर, समझ आ। वी आर गोइंग टू डिटरमिन द चेंज इन वेलोसिटी। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। फॉर टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी, हम फाइंड करना चाहते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आते हुए उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये हम डिटरमिन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक रूल यूज़ करेंगे, इनको वेक्टर समझेंगे, वेलोसिटी को वेक्टर समझेंगे नहीं, बल्कि वेक्टर है ही वेक्टर है। क्या बात कह रहे हैं, जी हाँ, वेक्टर है ही वेक्टर है, क्योंकि ये पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉइंट ए पे थी तो इसकी डायरेक्शन ये रही, पॉइंट बी पे थी इसकी डायरेक्शन ये रही, तो बिकॉज अगर ये वेक्टर्स हैं तो हम वेक्टर्स को ड्रा कर सकते हैं, वेक्टर्स को अलग से ड्रा कर सकते हैं, और ये जो रेडियस लिए हैं ये भी वेक्टर्स हम समझेंगे, बिकॉज रेडियल वेक्टर्स हैं, ये रेडियल वेक्टर्स हैं, ये बात जान लो आप अपने लिए, ठीक है जी, या पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो, ये सब बातें हम शुरू में कर चुके हैं। बात करते हैं इसकी किस चीज़ के बारे में, वेलोसिटी की चेंज, टू डिटरमाइन द व्हाट, क्या चीज़ डिटरमाइन करना चाहते हैं, टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी, बच्चों रे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी हम देखना चाहते हैं, हम देखेंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी वी टेक अ पॉइंट पी, हम एक पॉइंट पी लेना चाहते हैं, दैट इज आउटसाइड द सर्कल, बाहर लेना चाहते हैं, सर्कल से बाहर लेना चाहते हैं, और वेक्टर्स ड्रा करेंगे इन वी आई और वी एफ के पैरेलल वेक्टर्स ड्रा करेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, जी हाँ, हम इन्हीं को ही बाहर बनाने वाले हैं, ड्रा पैरेलल नहीं कर रहे हैं, बट इन्हीं को ही ड्रा करके पैरेलल शिफ्ट करके बाहर बना सकते हैं, ये हमें फिजिक्स इजाज़त देती है। वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे हमें ये इजाज़त मिल चुकी थी कि जब भी आप किसी वेक्टर्स को पैरेलल करके बना देते हो तो कोई हर्ज नहीं, उन वेक्टर्स को आप पैरेलल वेक्टर्स समझे, पैरेलल वेक्टर्स विल बी इक्वल इफेक्ट, इस वेक्टर के ही इक्वल इफेक्ट होगा जब हम इसी के ही पैरेलल एक और वेक्टर बनाएंगे, और या इस वेक्टर के भी पैरेलल एक और वेक्टर बनाएंगे, और इनको कंबाइन करके इनका एक रिजल्टेंट वेलोसिटी देखना चाहते हैं, तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी बेसिकली दैट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट इज वी आई एंड वी एफ। सर ज़्यादा इंग्लिश मत जाड़ें, आप उर्दू में बता दें, सही है मैं उर्दू में बताता हूँ, देख लें, इस वी आई वेक्टर और इस वी एफ वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे हम आउटसाइड, बाहर शिफ्ट करके इनके पैरेलल ही रखेंगे। पैरेलल रखने से क्या होगा कि इनका इफेक्ट चेंज नहीं होगा, कि पैरेलल शिफ्ट करना हमारा हक बनता है, हम ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं, तो इनको पैरेलल शिफ्ट करके बाहर हम दो वेक्टर्स ड्रा कर देंगे हेड टू टेल के ज़रिए, हेड टू टेल रूल के ज़रिए, और इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और रिजल्टेंट जो होगा इन्हीं दो वेक्टर्स का चेंज कहलाएगा, बेसिकली वही होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो पहले मैं बताता हूँ, फिर इस बात को लिखते हैं। हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं बाहर कहीं पे, जिस तरह डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ही रखना चाहते हैं। देखो ड्यूरिंग पैरेलल शिफ्टिंग, ये बात याद रखें, दूसरे चैप्टर में भी हमने ये बात की थी कि पैरेलल शिफ्टिंग के वक्त उस वेक्टर की डायरेक्शन और उस वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसा जितना साइज का ये है उतने साइज का ये रहना चाहिए।
अगर आप साइज चेंज कर दोगे तो मीन्स साइज या इस चीज़ की वेक्टर्स की जो दुम है या इसकी जो टेल है या इसकी जो लेंथ है वो बताती है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, अगर साइज चेंज कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, और डायरेक्शन भी वही रखनी है, तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से भी वेक्टर चेंज होता है। कोई भी वेक्टर होता है वो दो तरीकों से चेंज हो सकता है, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसकी वेलोसिटी। कोई भी वेक्टर है वो किस तरह चेंज हो सकता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बताएगा साइज यानी कि लेंथ, एक उसकी डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन भी सेम रखनी है। इन दोनों में से किसी एक चीज़ में गड़बड़ी करोगे, किसी एक चीज़ में गड़बड़ी करोगे, गड़बड़ कर दोगे, यानी कि मैग्नीट्यूड में गड़बड़ कर दोगे शिफ्ट करते वक्त, तब भी वेक्टर चेंज होगा, या डायरेक्शन में गड़बड़ कर दोगे तब भी वेक्टर चेंज होगा। तो इसलिए आपने पैरेलल शिफ्टिंग के दौरान इन्हीं दो चीज़ों की बहुत ध्यान से रखनी है ख्याल, बहुत ध्यान से रखनी का बहुत ख्याल रखनी है। ठीक है जी। तो इसको क्या करना है, इसको भी पैरेलल शिफ्ट किया, और जिस शिफ्ट कर दिया तो उस पॉइंट को नाम देंगे P। तो यहाँ पे ये Q पैरेलल शिफ्ट PQ एक वेक्टर हो गया, क्योंकि कोई वेक्टर होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी रहता है और एंडिंग पॉइंट भी रहता है। वी विल टेक अनदर वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर, ये जो VF है इसको भी लेंगे जो कि पॉइंट B से है। कहाँ से है ये VF, पॉइंट B से है। VF लेंगे, उसको भी पैरेलल लेंगे यहाँ पे, इसको कोई और नाम देंगे, यहाँ बाहर लाके कोई और नाम देंगे, लाजमी नहीं वही नाम दिए जा रहे हो आप। ठीक है जी, ताकि फिर कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आगे जाके हम एक्सेलरेशन की डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये बात याद रखें। अब इसकी भी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन शिफ्टिंग करते वक्त बाहर ले आएंगे और इसकी भी डायरेक्शन वही रखेंगे जैसे है। तो मैं लगभग कोशिश ही करता हूँ वही रखने की, चलो वही होगी, नहीं ले। अरे ये PQ है, ये R है, ये PQ तो ये क्या है, R है। ये आपके पास वेक्टर्स बन गए, पैरेलल शिफ्टिंग कर लिए। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का यानी कि हमने बनाना है वेक्टर। ये क्या, कौन सा वेक्टर है, VI है, ये कौन सा वेक्टर है, VF है। तो इनका चेंज जो है वो कुछ यूँ होगा, ये रिजल्टेंट होगा, या कह लें दो वेक्टर्स हैं, चेंज इन वेक्टर, चेंज है ये वाला। तो जब दो वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स, ये भी वेक्टर है आपके पास चेंज इन, यानी कि वेलोसिटी भी वेक्टर है, वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। अब ये वेक्टर था, फिर इसके आगे हमने ये हेड टू टेल रूल बन गया। देख लो हेड टू टेल रूल कैसे बन गया, ये फर्स्ट वेक्टर मान लो, इसको सेकंड वेक्टर, और इसको रिजल्टेंट मान लो VF को, ऐसे भी मान सकते हो, या आपके पास जो ट्राइंगल रूल है उसके मुताबिक भी आप इनको वेक्टर समझ सकते हो। फिलहाल हेड टू टेल रूल की मदद से ही देख लें, क्योंकि सिंपलेस्ट रूल वही है, आप उससे अच्छे से समझ सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ बातें। तो हमने क्या डिटरमाइन करना था, चेंज इन वेलोसिटी। उसके लिए हमने ड्रा कर दिया PQ वेक्टर दैट इज पैरेलल टू VI, एंड ड्रा कर दिया PR वेक्टर दैट इज पैरेलल टू व्हाट, VF। तो ये बात लिख सकते हैं, ड्रा PQ दैट इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू VI, एंड ड्रा PQ PR दैट इज पैरेलल टू VF, क्योंकि किसके पैरेलल है, VF के पैरेलल है। तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेक्टर की बात करते हैं। अब जरा जरा एंगल में चेंज आया होगा कि नहीं आएगा, छट से बोलो जी, एंगल में चेंज आएगा होगा कि नहीं आया होगा। इस पार्टिकल ने A से B मूव किया, यही बात चल रही थी, A से B मूव किया, तो चेंज इन एंगल में भी कुछ चेंज आएगा, वो डेल थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इधर भी इन वेक्टर्स के बीच में कोई ना कोई एंगल रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे इसके बाद। अब इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपने मालूम करना है, तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए आप हेड टू टेल रूल यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू व्हाट, हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू व्हाट, हेड टू टेल रूल। ये बात हम लिख सकते हैं कि PQ, ये रिजल्टेंट दिख रहा होगा आपके पास, देखो ये फर्स्ट वेक्टर है, एक फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल जोड़ते हैं, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ, ये फर्स्ट वेक्टर की हेड है, इसके साथ इस वेक्टर की टेल जोड़ दी हमने। तो ये तरतीब से ऑर्डर में जोड़ रहे हैं, तो लास्ट जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको अपोजिट ऑर्डर में जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। तो इसकी पहले की टेल और लास्ट वाले की हेड
आपस में मिल जानी चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इट्स मीन कि वी एफ या कहें वी एफ कहें या पी क्यू पी आर कहें, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तो हमेशा हेड टू टेल में क्या करते हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, दूसरे दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल। यही आप तो करते थे 9th क्लास में भी, एफ को लेते थे, यानी कि एफ रिजल्टेंट होता था, उसमें एक एफ एक्स कंपोनेंट था, एक एफ वाई कंपोनेंट था, इन दोनों को आप सम कर देते थे। क्या कर देते थे, सम कर देते थे। मैं मिटा के समझाता हूँ आपको ये बात, कैसी छोटी छोटी बातें भूल जाते हो ना ऊपर आते आते। सर हम तो भूलेंगे ही भूलेंगे। आप कह देते थे ना ये रिजल्टेंट है, तो इसका एफ एक्स और एफ वाई को, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ये एफ है, तो हम क्या करते थे, एफ जो है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है, जिनको ऐड किया है, रिजल्टेंट है ये एफ एक्स और एफ वाई प्लस किया। तो यहाँ पे भी ये रिजल्टेंट है ये। इस ट्राइंगल को उल्टा के देख लो यार, नहीं समझ आ रही तो उल्टाओ, ऐसे करो तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर समझोगे। तो पी आर क्या होगा, पी आर इक्वल हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर के, पी क्यू प्लस क्यू आर के। अब यहाँ से पुट कर दो, आगे आगे पुट कर देते हैं। पी आर क्या है, वी एफ है, इक्वल टू पी क्यू क्या है, वी आई है, क्यू आर क्या चीज़ है, डेल वी है। तो मिल गया आपको, मिल गया आपको चैन, मिल गया आपको सुकून। सर सुकून किधर मिल रहा है, पेपरों की टेंशन लगी हुई है। देख ले, इसको हम मिटाते हैं। क्या कहेंगे, ये वी एफ किसकी इक्वल होगा, वी आई प्लस डेल्टा वी के। आपको डेल्टा वी चाहिए तो वी एफ वी आई को इधर भेज दीजिए, तो ये होगा वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू डेल्टा वी। क्योंकि डेल्टा वी होना है, डेल्टा वी ही चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है। किस चीज़ को बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है, कि चेंज इन वेलोसिटी है वी एफ माइनस वी आई हो रहा है। बिल्कुल सही है। बिकॉज जहाँ चीज़ नोट करने की है आपको, वो है कि डेल वी बेसिकली किसका है, क्यू आर है कि नहीं, क्यू से आर, ये डेल वी है। तो आप ये बात भी लिख दो, क्यू आर लिख दो। क्या हो गया, क्यू आर कोड, क्यू आर कोड हो गया ना, ये क्यू आर कोड हो गया। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। लेक्चर लंबा लग रहा है। अब देख लें, बातें क्लियर होने जा रही है, हो रही है बल्कि। अब यहाँ पे देखने के बाद ये देखने वाली बात, ये देखने वाली बात क्या है सर, बात तो सुनने की होती है, आप देखने वाली बात कर रहे हैं। अब देख लें, बात तो सुनने की होती है, ये बात आप सही कह रहे हो, सुनने की होती है, सुनने की होती है। अब देख लें, एक बात करना चाहेंगे यहाँ से आपको, इफ़ बॉडी जो है ए से बी जाए, लेकिन बहुत स्मॉल इंटरवल के दौरान जाए, मतलब हम ये बात लिखेंगे, इफ़ टी एफ माइनस टी आई मीन्स चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द चेंज इन वेलोसिटी या द चेंज इन इंटरवल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये टाइम बहुत थोड़ा होगा ए से बी जाते हुए, इट्स मीन कि ये जो बॉडी का जो डेल आर है और डेल एस है वो दोनों सेम रहेगा। इफ़ व्हाट इज सेम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी सेम है, तो तब यही होगा। सही है क्या मैं कह रहा हूँ, अगर टाइम बहुत स्मॉल है, यानी कि टी आई यहाँ पे जब थी तो बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, टी आई, यहाँ पे बी पे चली गई तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, टी एफ। ए से बी जाते हुए बहुत थोड़ा टाइम लिया इसने, बहुत थोड़ा टाइम, टी एफ माइनस टी आई, ये क्या हो जाता है, डेल्टा टी हो जाता है, यानी कि बहुत थोड़ा टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के पास जो डेल आर है, ये क्या है, डेल आर, ये बहुत नियरली इक्वल हो जाएगा डेल वी के। सर क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। देख लें कि मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, टाइम क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये टाइम हम बहुत स्मॉल रखते हैं, देन क्या चीज़ सेम होगी बच्चों, आर्क ए बी, यहाँ पे आर्क ए बी दिखाई पड़ रही है, दिस इज द आर्क, ये आउटसाइड, ये बाहर से सर्कल की जो लाइन है ना, ये आर्क है, और ये आपके पास चेंज इन रेडियस है। आर्क ए बी विल बी इक्वल टू क्या बच्चों, विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी, यानी कि सिंपल ए बी के इक्वल होगा। ये आर्क जो है ये इक्वल होगी इस ए बी की। व्हाट इज ए बी, ए बी इज एक्चुअली अ डेल आर। इस चीज़ के होने से एक चीज़ नहीं, तीन चीज़ें सेम हो गई है।
क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, इस चीज़ के सेम होने से, यानी कि टाइम को बहुत स्मॉल रखने से बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दूर होंगे। अब देख लें, क्योंकि हम बहुत स्मॉल इंटरवल में चेंज देखते हैं, इस सर्कुलर मोशन में बहुत छोटे-छोटे चेंज देखते हैं। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल है, देन 3 थिंग्स विल बी हैपन हियर। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? पहली चीज़ क्या होगी? ये डेल थीटा जो एंगल है, वो इस डेल थीटा के सेम होने जा रहा है। दोनों एंगल सेम होने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखें, दोनों एंगल सेम होने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत स्मॉल लिया तो ये बाहर जो चेंज है वो भी बहुत थोड़ा होगा, यानी कि रेडियस में बहुत स्मॉल चेंज तो डेल वी में भी बहुत स्मॉल चेंज। एट द एंड हम ये बात लिख सकते हैं, डेल थीटा, या और बात लिखो, एंगल ए ओ बी, इस एंगल को कैसे पुकार सकते हैं? एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू व्हाट? एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर सेम हो जाएंगे दोनों। अब एंगल की बात सेम रखी, फिर दूसरी बात और क्या सेम रख सकते हैं सर? और हम बात सेम रख सकते हैं, आर आई और आर एफ भी सेम हो, नियरली सेम, बहुत सेम। वैसे सर्कल का रेडियस है तो सेम ही होगा, तो आर आई इक्वल होगा आर एफ के, ये बात भी सही है। और ये हम सिंपली आर बोल देते हैं, बिकॉज शुरू में हमने जब डेरिवेशन के शुरू में बात की थी तो यहाँ पे भी आर आई आर एफ को आर ही कहा था, इसलिए हमने ये भी आर आई आर एफ कर दिया। तीसरी बात क्या सेम होगी? तीसरी बात सेम ये होगी कि इसकी वेलोसिटी वी आई और वी एफ सेम होगी, क्योंकि देखो बहुत क्लोज है, मतलब ये जो रेडियस है इतना दूर, बड़ा एंगल नहीं, बहुत छोटा एंगल, ये बहुत छोटा सा चेंज है। देख लें कैसे छोटा सा, यानी कि ये जो है नियरली इतना सा है, बहुत स्मॉल। तो यहाँ पे देखो नियरली सेम ही होगी वेलोसिटीज, एक ही तरफ जा रही होंगी तकरीबन तकरीबन, सही है। तो आप क्या कह सकते हो? वी आई इक्वल होगी वी एफ के, और ये भी वी होगी, तो तीन चीज़ें इक्वल हो गई, मैंने कहा था। अब तीन चीज़ें इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गए, तो वी आई वी एफ इक्वल हो गए, आर आई आर एफ इक्वल हो गए, दो साइड्स एक जैसी हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो बनी है वो भी सिमिलर ट्राइंगल्स ही हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखें, सिंस आप कह सकते हो, सिंस ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, ये वाले ट्राइंगल आर सिमिलर, ये क्या है? सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो हम और बात भी कर सकते हैं कि इनकी साइड्स की रेशो भी सेम होगी, इनकी साइड्स की रेशो भी सेम होगी, क्योंकि रेशो के हिसाब से हम कह सकते हैं कि साइड की रेशो भी सेम होगी। तो अब इसकी एक साइड की रेशो ले लो, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की, मतलब कैसे कि क्यू आर जो साइड है, अभी वेलोसिटी नहीं लेंगे, ठीक, क्यू आर जो है इसको आप किसी एक साइड के साथ रेशो कर लो, क्यू आर जो है उसको रेशो कर दो पी क्यू के साथ, सही है सर। इस तरफ आ जाए, ए बी को रेशो कर दो, और ए बी किसकी इक्वल है? डेल आर के इक्वल है। ए बी को रेशो कर दो किसके साथ? ओ ए के साथ। अब ये ओ ए क्या चीज़ है, ये सब आप जान चुके हैं। क्यू आर की चीज़ें क्या चीज़ है? डेल वी है। क्यू आर क्या चीज़ है? डेल वी है, तो आप इसकी जगह डेल वी भी लिख सकते हो। पी क्यू क्या चीज़ है? वी आई है। सर वी आई लिखें या वी लिखें? वी आई लिख दो फिलहाल, क्योंकि वी आई भी क्या है? वी एफ है, बाद में बदल दिखवा दूंगा। ए बी क्या चीज़ है? डेल आर है। डेल आर, बास बुक्स इसको डेल एस भी लिखते हैं, क्योंकि मैंने शुरू कहा था ये डेल एस भी हो सकता है, और नीचे आपके बुक के हिसाब से चलना है तो इसको डेल आर ही रख देंगे। ओ ए क्या चीज़ है? आर आई। अब यहाँ पे एक बात जान ले कि जो आपका वी आई है वो भी वी हो सकता है, आर आई है वो भी आर आ सकता है, तो ये हो जाएगा डेल वी बाई वी और डेल आर बाई आर। सही सही सही, ये बात थी, हमें समझ आ रही है सर। आप आगे चलिए, देख लें। मैं तो चलूँगा ही चलूँगा, मैं तो चलूँगा ही चलूँगा, आप तो चलना शुरू कर दें सर। यस एग्जैक्टली, मैं चलना शुरू करूँगा। तो देख लें, अब यहाँ तक पहुँच गए, इस चीज़ को ऊपर लिख दें। डेल वी बाई क्या आया है? वी। डेल आर बाई क्या आया है? आर। यहाँ से डेल वी को उधर भेज दो, जी हाँ, डेल वी इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर इंटू डेल वी लिख सकते हैं। ये वी डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इतनी बातें तो आती ही होंगी, फर्स्ट ईयर में ऐसे तो नहीं पहुँचे होंगे ना। अब डिवाइड कर दें दोनों साइड डेल्टा टी से, ये डेल वी नहीं है बच्चों, डेल आर है सर, डेल आर है, ये कैसा आर है?
डिवाइडिंग बोथ साइड, टेकिंग लिमिट भी ले लें और बोथ साइड डिवाइड भी कर लें। क्या चीज़, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल बाई डेल्टा टी ले लें दोनों तरफ ऑन बोथ साइड। ये लेंगे तो हमारा काम बहुत सारा आसान होने वाला है। देख लें तो ये होगा लिमिट के साथ डेल्टा टी अप्रोचेस के साथ अच्छे से अप्रोच करना है। डेल्टा टी इक्वल टू वी बाई आर करेंगे ना, वी बाई आर तो बाहर ही रख दो, बाकी को अंदर ले जाओ, सही है। वी बाई आर इंटू और डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और लिमिट नहीं ली है सर आपने, और लिमिट लेते हैं, लिमिट लेनी है, लिमिट लेते वक्त हम पीछे नहीं हटना। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वैसे डेल्टा ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं थी, सारे सिर्फ डेल बाई डेल्टा टी लो, 1 बाई डेल्टा टी लो। अच्छा, क्योंकि डेल इसके पास भी इसके पास भी, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये चीज़ क्या है जी, एक्सेलरेशन है, तो ए लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले, क्योंकि यहाँ पे वही एक्सेलरेशन चल रहा है, वी बाई आर, और ये क्या आएगा, वी चेंज इन, यानी कि डेल आर है, आर्क है, ये आर्क का चेंज डिवाइड बाई टाइम, तो वी आएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वी का स्क्वायर बाई आर। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से आ गया ना। तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है। वेक्टर फॉर्म क्या होगी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा वेक्टर फॉर्म क्यों लेते हैं, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए तो ये क्या करता है, हमेशा सेंटर की तरफ ही रहना चाहता है, ना कि नहीं, रहना तो चाहता है, लेकिन हम नहीं पढ़ना चाहते। डायरेक्टेड सेंटर ASC, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है सेंटर की तरफ, और रेडियल जो वेक्टर है वो आउटवर्ड होगा, यानी कि आर रेडियस। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन भी आएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज माइनस वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर कैप। यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द रेडियल वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। यहाँ हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is directed towards the center, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड करता है, एंड रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेक्टर इज अवे फ्रॉम द सर्कल, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव साइन इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, आपके पास इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है। सब कुछ चीज़ें समझ आ गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे एक बात करूँगा, ये तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी के साथ आया, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मिलाते हैं। इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ला सकते हैं, बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी के साथ ला सकते हैं। देख लें कैसे लाना है। तो AC इक्वल था वी स्क्वायर बाई आर के। अब आपको पता है वी किसकी इक्वल होता है, आर ओमेगा के, तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर बाई आर, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर कट जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो बात करते हैं, इसके बाद है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी बात करने जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट तो बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखें, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है सर्कल में, तो उस दौरान उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
तो दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं तो इसमें दो फोर्सेस भी होंगी। अगर देखो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की ही, कोई और बात नहीं करना। अब यहाँ पे देख लें, अब ये बॉडी इस सर्कल में मूव करना चाह रही है, तो एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, एक एक्सेलरेशन बाहर की तरफ होगा ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज पे। मान ली इसने स्पीड गेन करके वो यूनिफॉर्म स्पीड वाली सिचुएशन नहीं आई इसमें, तो अब के बाद इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द सर्कल, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सर्कल है। तो अगर देयर आर टू एक्सेलरेशंस एक्टिंग इन अ बॉडी, देन देयर विल बी द टू फोर्सेस। एक फोर्स होगी नेट फोर्स होगी जो टेंजेंशियल फोर्स होगी, नेट टेंजेंशियल फोर्स होगी जो कि MAT होगी, यानी कि MAT यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ, यानी कि एक फोर्स बाहर लग रही है, एक फोर्स अंदर लग रही है, जिसे हम एक नेट फोर्स अंदर लग रही है, तो जिसे हम MAR भी कह सकते हैं, यानी कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, यानी कि जो रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए हमारा रोज़मर्रा का ये काम है, या हम ये पढ़ के आए हैं कि रोज़मर्रा का काम कैसे हो सकता है। देखिए हमें ये पता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में फोर्स भी होती है, ये हम पढ़ के आए 9th क्लास से हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ दो एक्सेलरेशंस हैं, तुम आप कैसे नहीं कह सकते हो कि बाहर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो वो तो होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स बाहर लग रही होती है। एक अगर अंदर की तरफ लग रही है तो एक फोर्स अंदर की तरफ भी लग रही होती है। तो बात करना चाहेंगे कि इन दोनों फोर्सेस के लगने के वजूद फिर ये बॉडी सर्कल में घूम रही होती है। ये जो फोर्स जो बाहर लग रही है उस फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स लग रही होगी वो नेट टेंजेंशियल फोर्स होगी, और इस फोर्स की वजह से जो अंदर की तरफ होगी वो नेट रेडियल फोर्स को हो या नेट सेंट्रीपिटल फोर्स को हो। तो हम बात कर सकते हैं कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन क्या चीज़ रहती है, सर्कुलर मोशन ये चीज़ रखती है, सर्कुलर मोशन देयर विल बी द टू एक्सेलरेशन, यहाँ पे देयर विल बी टू एक्सेलरेशन, वैसे चार होते हैं, अभी के लिए टू समझो, ठीक है। टू एक्सेलरेशंस दैट इज ड्यू टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, वो किस वजह से, बाकी दो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन जो इन दोनों का नेट इफेक्ट होता है उस वजह से आता है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो बॉडी सर्कल में घूमे तो इसके एंगल में चेंज की वजह से आता है, तो वो बातें हम कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। यहाँ पे हम कहेंगे दैट विल बी द टू एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने से आ रहे हैं ये दोनों, दैट इज ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी ही की मतलब दो डायरेक्शन में दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के चेंज से ये वाला एक्सेलरेशन आता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से, और वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से फिर से यही बात रिपीट करनी पड़ रही है यार, मैग्नीट्यूड की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन, यानी कि और ये डायरेक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज ड्यू टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। एक होता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर ये डायरेक्ट बात करें ना, आप इतना मुश्किल घुमा के क्यों ले जा रहे हैं, देखें इसमें खास बात छुपी हुई है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज में, और नेट फोर्स अलोंग यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल भी होगी। तो आफ्टर देन देयर विल बी net forces acting on two directions, that is net force along tangential acceleration, that is net force along कौन सी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग भी लगेगी, उसको हम क्या कहेंगे बोलो, जो नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी उसको हम F नेट इक्वल टू MAT कह सकते हैं। एंड अनदर फोर्स वो क्या होगी, वो होगी नेट फोर्स अलॉन्ग रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट ये चीज़ याद रखें, व्हेन बॉडी मूव यूनिफॉर्मली
अगर ये यूनिफॉर्म मूव करें तो उस टाइम ये फोर्स जीरो होती है, नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों होती है? व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड देन नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। ये फोर्स जीरो हो जाएगी, ये फोर्स जीरो हो जाएगी, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है, उस वक्त उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो जाता है, तो ये एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो नेट फोर्स अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में नेट फोर्स है वो जीरो हो जाती है। देन नेट फोर्स जो है MAT ये जीरो हो जाती है अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट नेट फोर्स जो हमारे पास है अलॉन्ग सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये जीरो नहीं होती है, बिकॉज वेलोसिटी उस वक्त भी चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट अंडरगोज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वो नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगे और वो बॉडी को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लेके जाए, यानी कि सर्कुलर मोशन में लेके जाए, तो उस फोर्स को हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। या द फोर्स विच कंपेल ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। फिर उसके बाद सर्कल में घुमाने वाली फोर्स कौन सी रह जाती है, कौन सी फोर्स रह जाती है? ये सेंटीमीटर फोर्स, या जिसे हम कह सकते हैं टेंजेंट, जो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है वही रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के सर्कल में मूव करवाने के। तो हम ये बात लिख सकते हैं सेंटीमीटर फोर्स के ऊपर। बात बड़ी घुमाई है, समझ आ गई बच्चों? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फोर्स, द नेट फोर्स या द फोर्स विच कंपेल अ बॉडी to move in a circular path, to move in circular path, या द फोर्स दैट causes the body undergoes centripetal acceleration, या वो फोर्स जो बॉडी को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में लेके जाए, तो हम उसको भी सेंटीपिटल फोर्स कह सकते हैं। द नेट फोर्स दैट causes the body to undergoes centripetal acceleration इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स, या जो बॉडी को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में लेके जाने वाली फोर्स है उसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। फार्मूले की तरफ आते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। सेंटीपिटल फोर्स क्या होगी? MAC। अब AC किसके इक्वल था? V² R के। तो यहाँ से FC किसके इक्वल होगा? MV² R कर दो, नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, टुवर्ड द सेंटर है इसलिए, माइनस MV² R। ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर V को लिखना चाहें R ओमेगा तो ये भी लिख सकते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन माइनस M, ये R²ω² R कट जाएगा, तो ये सेंटीपिटल फोर्स FC किसकी इक्वल आ जाएगी? माइनस क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? माइनस M R²ω², एक ये फार्मूला भी बनता है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स हमेशा ऐसा नहीं कि सर्कल में घूम रही, तो ये खुद एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, तो कोई भी फोर्स सेंटीपिटल फोर्स बन जाती है। ये बुक में लिखा हुआ है नीचे। जैसे ड्यूरिंग अ बॉडी मूव इन अ वट, यानी कि जैसे कोई बाल जो है ना उसको हम लटका रहे हैं और घुमा रहे हैं, उसके नहीं, बाल को हमने बांध दिया है और उसको घुमा रहे हैं, तो एट दैट टाइम टेंशन फोर्स विल एक्ट एज अ सेंटीपिटल फोर्स।
धागे में जो टेंशन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, वही सेंटर की तरफ लग रही होती है। इसी तरह जो जब कोई बॉडी या जैसे मून है वो अर्थ की रिवॉल्व करती है, तो उन अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटी की फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम या रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहो, वो जो इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रही होती है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है। तो इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है, बट एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, खुद कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, तो ये बात याद रखें। अब इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। चलें देख लें, अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करना है कि थोड़े से ही क्वेश्चन करेंगे। ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है। जो डेरिवेशन थी उसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया, तो क्वेश्चन इससे इजी होते हैं, इतने वो नहीं न्यूमेरिकल टाइप। ए बॉडी ऑफ मेस 8 kg है, मूव अलोंग ए सर्कल में मूव कर रही है, 8 kg की बॉडी है कोई, और इसका रेडियस जो है ना 4 मीटर है, और ये मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड इसकी कितनी है, कांस्टेंट स्पीड इसकी यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो ज़ीरो होगा, 8 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ इसके जो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगी। तो एफ सी इक्वल होता है किस चीज़ के, एम वी स्क्वेयर बाई आर के इक्वल होता है, आर स्क्वेयर नहीं आर होता है। तो एफ सी इक्वल टू एम कितना है 8, वी कितना है 8 का स्क्वेयर करेंगे, नीचे आर कितना है 4 है, तो एफ सी इक्वल टू 4 2 8 2 आ जाएगा, 64 8 का स्क्वायर 64, तो ये एफ सी कितना आएगा 128 न्यूटन, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर कितनी लग रही है 128 न्यूटन। यही है आपका राइट ऑप्शन। तो बात करते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं देख लें। दूसरे वाले क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी की स्पीड है उसको क्या किया गया है, डबल किया गया है, यानी कि एम वी स्क्वेयर बाई आर। वी को क्या किया गया है, डबल, यानी कि 2v कर दिया, एंड रेडियस बिकम्स हाफ, आर को क्या कर दिया है हाफ, यानी कि जो आर है वो हाफ हो गया, यानी कि पुराने आर का भी आधा हो गया। तो आप बताओ उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। तो जो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम बताने जा रहे हैं। एम वी की जगह क्या लिख दूँ, डबल, यानी कि 2v का स्क्वायर होगा, आर की जगह क्या लिख दूँ, आर बाई 2 हो जाएगा। तो आगे करते हैं, एम 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, r बाई 2 हो जाएगा। ये 2 थर्ड डिनोमिनेटर में ऊपर फर्स्ट में आ सकता है, जी हाँ। तो ये 4 शुरू में लाएं, फिर 2 भी ऊपर ले आएँ, m भी ऊपर लाए, v स्क्वायर ऊपर लाए, r नीचे ले गए, ये फर्स्ट ऊपर ला सकते हैं, थर्ड ये ना नीचे ऊपर ला सकते हैं। तो ये एफ सी जो न्यू फोर्स है वो कितनी होगी, 8 टाइम ऑफ एम वी स्क्वेयर बाई आर, यानी कि ये एम वी स्क्वेयर बाई आर ये पुरानी फोर्स है, यानी कि जो नई सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पुरानी सेंट्रीपिटल फोर्स के 8 गुने ज़्यादा है। कितनी गुने ज़्यादा हैं, 8 गुना, यानी 8 टाइम ज़्यादा लार्ज फोर्स होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।